सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लीजिए कि एक गैस का एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के पास आपको पता हो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो इसके पास इस एनर्जी का होना वो इसके बिहेवियर पर किस तरीके का फर्क डालेगा। तो अभी जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी कि अगर थर्मल एनर्जी किसी मॉलिक्यूल के पास है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ अगर वो मॉलिक्यूल मान लीजिए रियल गैस का है तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो इसके पास कौन से पॉसिबल तरीके हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी को रखने के, अपनी थर्मल काइनेटिक एनर्जी को रखने के, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी में से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हिस्सा है ये इसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी है, इतनी इसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी है। तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये ट्रांसलेशनल मोशन शो कर सकता है। एक मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन भी एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल कोई चीज रोटेट कर रही हो अपने एक्सिस पर तो हम कहते हैं कि उसके पास एनर्जी है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था वो हाफ mv स्क्वायर था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था, ठीक है। और अगर तीसरा जो पॉसिबल केस है, अगर मान लीजिए कि मॉलिक्यूल जो है वो कंस्ट्रेंट है, वो किसी वजह से बंधा हुआ है, फ्रीली मूव नहीं कर सकता, तो उसके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब वो ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे आगे पीछे। तो किसी मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी इन तीन फॉर्मेट्स में मौजूद हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड को बनाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड सबसे ज्यादा उनके पास जो एनर्जी होगी वो वाइब्रेशन की होगी। वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव हियर एंड देयर, तो वहां पर वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को एग्जिबिट करने के लिए वाइब्रेशनल मोड चुनते हैं। फ्लूइड्स के पास, गैसेस या लिक्विड के पास बाकी दोनों मोड्स अवेलेबल हैं। दे कैन अंडरगो ट्रांसलेशन, दे कैन आल्सो अंडरगो रोटेशन एंड दे कैन इवन हैव वाइब्रेशन। उनके पास तीनों रास्ते हैं। तो कितने अलग अलग रास्तों से वो अपनी इस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को दिखा सकता है, उसको पजेस कर सकता है। तो हो सकता है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, अभी एग्जांपल है बस। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सपोज कीजिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो और ये जो है ये भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रखने के एक तरीके से फिलहाल तक ये 3 तरीके निकाले। और उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर बदलती है तो उसका फर्क रोटेशन एनर्जी पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये बदलती है तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पे नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो एनर्जीज हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए। द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जिनको कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहे हो वो आपस में इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए, ओके। इट शुड बी इंडिपेंडेंट इन बिटवीन आल्सो। तो अभी तक की जो आपकी समझ डेवलप हुई होगी उसके हिसाब से आपको ये लगना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं यहाँ पर 3 कहना चाह रहा हूँ। इस मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मान लीजिए एक इस तरीके की, एक इस तरीके की, एक इस तरीके की। डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम किस किस तरीके से रख सकता है। और फ्रीडम एक्सप्रेस करने का तरीका यहाँ पे क्या है, मोशन को एग्जीक्यूट करना। अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, इसका मतलब वो फ्री नहीं है, उसके पास कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। उसके पास अगर एनर्जी है भी तो भी वो बाउंडेड है, तो उसको बोल देते हैं डिग्री ऑफ बाउंड। डिग्री ऑफ बाउंड, फिलहाल जो हमें बात करनी है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करनी है। अगर अपनी एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इट मींस यू हैव गॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उसके कितने तरीके हैं, तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी शो करता है तो मान लीजिए उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो उस समय पर वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इन तीनों में अपनी वेलोसिटी का कंपोनेंट रख सकता है। इट कैन हैव component of its velocity along any of the 3 possible directions.
सपोज कीजिए किसी मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ ये कंस्ट्रेंट हो कि वो एक सीधे रास्ते पे ही जा सकता है, जैसे एक बीड है, मोती होता है ना, आपने क्या किया, एक बीड को एक धागे में पिरो दिया और ये धागा टाइट है। अब आप इसको अगर काइनेटिक एनर्जी दोगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसके पास केवल एक ही डायमेंशन है उसको शो करने की। और मान लीजिए इसको आपने एक्स एक्सिस बोल दिया, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी केवल एक्स एक्सिस में रखी जा सकती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी केवल एक्स एक्सिस में रखी जा सकती है। सो दिस पार्टिकल इज अलाउड टू हैव ट्रांसलेशनल मोशन ओनली अलोंग वन ऑफ द थ्री पॉसिबल डायरेक्शंस। ठीक, मान लीजिए हमने कहा कि ये केस नहीं है, एक जैसे कैरम खेलते हो जैसे सपोज कीजिए, तो उसकी जो कॉइन्स है, उसके कॉइन्स उस प्लेन पर, कैरम के प्लेन पर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, बट सपोज कीजिए दे आर नॉट अलाउड टू गेट लिफ्टेड, जो कि नॉर्मली होगा भी नहीं। तो वहां पर हम कहेंगे कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो दो है, वो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अपने मोशन को बांट कर रख सकता है, इधर भी जा सकता है और उसके परपेंडिकुलर भी जा सकता है। सो आउट ऑफ द थ्री पॉसिबल इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस, दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में मॉलिक्यूल इज अलाउड to have its motion and hence kinetic energy, it can express its kinetic energy। तो ये वाला केस क्या है, जब एक ही एक्सिस के अलोंग मोशन अलाउड है। कैरम वाला जो एग्जांपल है उसमें दो डायरेक्शंस में अलाउड है मोशन, उस केस में दो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी, एक ये लाइन मान लीजिए, एक ये लाइन, आप बस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इंडिपेंडेंस जनरली ऑर्थोगोनैलिटी से प्रूफ हो जाती है, जनरली ऑर्थोगोनल होना मतलब परपेंडिकुलर होना। तीसरा केस क्या हो सकता है कि आपने एक पूरा का पूरा रूम दे दिया और आपने मान लीजिए एक बॉल थी, उस बॉल को ऐसे फेंक दिया। ठीक है, जैसा कि गैस वाले केस में चैम्बर के अंदर एक वॉल्यूम के अंदर कोई गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल किसी एक लाइन में या किसी एक प्लेन में मूव करने के लिए बना हुआ नहीं है, इट इज फ्री टू मूव इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ये वाला केवल वन डायमेंशनल एक्सिस के अराउंड मूव कर सकता था, कैरम में जो कॉइन था वो एक प्लेन में मूव कर सकता है, लेकिन ये स्पेस में मूव कर सकता है। तो इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये ज्यादा हद तक फ्री है बाकी दोनों के मुकाबले, ये सबसे कम फ्री है। सो इसको बोलेंगे कि इसके पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। स्पेस वाले केस में, गैस मॉलिक्यूल वाले केस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि तीनों एक्सिस में से किसी में भी वो मूव कर सकता है, और एक प्लेन वाले केस में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम खुद 3 प्रकार की होती है, ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग जेड एक्सिस। तो किसी भी मॉलिक्यूल के पास ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है? 3। एक 3 जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उनके लिए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल तीनों में से किसी भी तरफ मूव कर सकता था, या एक समय पर वो कंपोनेंट तीनों एक्सिस में रख सकता है। सो देयर आर 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नाउ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या मॉलिक्यूल तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर सकता है? तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर सकता है या नहीं कर सकता? ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। चलो एक बार मैं टेबल यहां पे एक बनाता हूं। हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, और एक होगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। मतलब कितने तरीकों से आप थर्मल काइनेटिक एनर्जी रख सकते हो। मान लीजिए हमारा जो गैस का मॉलिक्यूल है वो मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक मतलब एक ऐसी गैस जिसकी एटॉमिसिटी 1 है, एक मॉलिक्यूल ही, एक एटम ही मॉलिक्यूल कहला रहा है, जैसे हीलियम, नियॉन, इनर्ट गैसेस जो होती है। ठीक है, तो आप सोचिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, एक गैस का, ये तीनों में से किसी भी डायमेंशन में मूव कर सकता है, एक साथ तीनों में कंपोनेंट रख सकता है। इसका मतलब इसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। ये समझ में आया क्या हर्ष? यस सर। फिर रोटेशन, रोटेशन कैसे, इसको ध्यान से समझना और कोशिश करना कि आपको ये फॉल्स
फीलिंग ना आए कि आपको समझ में आ गया है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक स्फीयर लिया, यही मॉलिक्यूल लिया बड़ा करके, क्या इस मॉलिक्यूल को, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल को इस तरीके से घूमने से किसी ने रोका हुआ है? अगर ये अंदर अंदर घूम रहा है इधर कहीं पर भी, क्या ये इस तरीके से घूमते हुए जा सकता है इधर उधर? जा सकता है कि नहीं? Yes, sir. जा सकता है। तो इस एक्सिस के अबाउट इट कैन हैव रोटेशन। ओके, यही मॉलिक्यूल क्या इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता था? मतलब इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन रख सकता है कि नहीं रख सकता? और यही वाला मॉलिक्यूल जो तीसरा बचा हुआ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इंडिपेंडेंट आल्सो, Z जिसको मैं बोल रहा हूं, क्या ये मॉलिक्यूल Z एक्सिस के अबाउट रोटेशन रख सकता है कि नहीं रख सकता? बताओ। जो मॉलिक्यूल गैस के अंदर, बल्ब ऑफ गैस के अंदर है, वो मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन रख सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ये मैंने y एक्सिस दिखा दिया, ये x, ये z। x y z पर्टिकुलरली यही नहीं होता है कि x इसको बोलना है, y इसको बोलना है, z इसको बोलना है। इट इज द मैटर ऑफ योर चॉइस। आप किन्हीं भी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को आप अपना x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम बुला सकते हो, कोई भी तीन। ये दो परपेंडिकुलर हो गए, ये तीसरा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अभी ये वो ओरिएंटेशन है जिस ओरिएंटेशन में जनरली हम बातों को समझते हैं। मान लीजिए ये वाले, क्या ये तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड कहलाए जा सकते हैं? यस। कोई भी ओरिएंटेशन, बस ये परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर होना जरूरी है जिससे कि एक एक्सिस के अलोंग के जो पैरामीटर्स हैं वो किसी दूसरे एक्सिस के बदलने पर ना बदले, दूसरे एक्सिस के पैरामीटर पे डिपेंडेंसी ना शो कर दे। इसलिए बीच में 90 डिग्री का सेपरेशन होना चाहिए। तो ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, इट इज फ्री टू हैव ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग एनी ऑफ द थ्री एक्सिस। It is free to have rotational motion also along any of the three axes. तो यहां पर अगर ये मॉलिक्यूल मोशन शो करता है, जो कि ये करेगा, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम स्क्वायर, ठीक है। यहां पर कितनी है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर हमको रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। मॉलिक्यूल्स को आपको क्या मानना है? यू हैव टू ट्रीट देम टू बी स्फीयर। एक स्फीयर, और मान लीजिए इसका जो रेडियस है मॉलिक्यूल का, मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहा हूं मैं, रेडियस r है, तो काइनेटिक एनर्जी किसी एक मॉलिक्यूल की कितनी हो जाएगी? हाफ इनटू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 क्योंकि वो स्फीयर है इसलिए, इनटू mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है स्फीयर के लिए। लेकिन अब अगर मैं इसमें पोस्टुलेट जो आइडियल गैस के थे, जो उसको बेसिकली डिफाइन करते हैं, उनको यूज कर लूं, और उसमें पहला पोस्टुलेट था कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल तो पॉइंट साइज के होते हैं। अगर वो पॉइंट साइज के मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर ये जो रेडियस है स्फीयर का, क्या वो जीरो हो गया? और अगर वही जीरो हो गया तो फिर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या वो जीरो हो गई? ये समझ में आई बात या नहीं आई? मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आइडियल गैस होती है, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन की वजह से रख ही नहीं सकती, क्योंकि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज उसका रेडियस ही जीरो है। तो रेडियस जीरो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑन एक्सिस जीरो हो जाएगा, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, अब ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रख नहीं सकती, तो अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशनल मोशन, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी यूज होगी उसमें चला जाएगा एक हिस्सा वाई डायरेक्शन में जो मोशन है उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, और एक इसमें चला जाएगा। तो ये इन तीनों में बटेगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन में ये बट नहीं पा रहा, क्योंकि ये एक्सिस हो या ये एक्सिस हो या ये एक्सिस हो, सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम
इस मॉलिक्यूल के पास, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के पास 0 हो गई, ये मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर पाएगा, इसके रोटेशन का कोई मतलब नहीं है, रोटेशन करते समय ये एनर्जी अपनी नहीं दिखा सकता, एनर्जी को मैनिफेस्ट करने का तरीका रोटेशन वाला ये यूज ही नहीं कर सकता। तीसरा है, क्या ये वाइब्रेट कर सकता है, वाइब्रेशन करके शो कर दे। अब आप कोई सोचो, कोई ऐसा कोई भी एक केस आपको ध्यान है जिसमें एक सिंगल एंटिटी वाइब्रेट कर रही हो। वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह छोड़कर आगे गया, लेकिन फिर किसी दूसरी चीज ने उसको पकड़ के पीछे खींच लिया, मतलब देयर इज ऑलवेज अ फोर्स जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि उसको अपनी मीन पोजीशन से, अगर वो शिफ्टेड है तो वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। कोई भी केस हो, ऑसिलेशन केवल तभी पॉसिबल है जब कोई ना कोई फोर्स हो जो उसको वापस लेके आना चाहती है। अगर ये केस होता, मान लीजिए डायटोमिक गैस का, डायटोमिक गैस कैसी, जैसे सपोज करो ये एक एटम है नाइट्रोजन का एग्जांपल, और एक ये एटम है, इनके बीच का जो बॉन्ड है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, सपोज करें यार कि वो 5 माइक्रोमीटर है, मान लीजिए बहुत बड़ा है 5, चलो ले लो 5 माइक्रोमीटर है। अब अगर किसी वजह से ये 5 माइक्रोमीटर की जो लेंथ है वो 6 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है, तो इनके बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डोमिनेट कर जाएगी और वो फिर वापस खींच लेगी, यानी वापस 6 से 5 तक जाएगी। मैंने आपको ये बताया था कि इक्विलिब्रियम के वक्त जो एटम्स बॉन्डेड हैं उनके बीच में ना तो अट्रैक्टिव फोर्स है ना रिपल्सिव फोर्स है, वो इक्विलिब्रियम में है ही इसलिए क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो आपने सेपरेशन अगर बढ़ाया तो फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगी और ये वापस इसको 5 तक ले आएंगी, और अगर आपने कहीं 5 से 4 कर दिया होता तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती और 4 से 5 कर देती। तो इस वाले केस में वाइब्रेशन का स्कोप है, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन शो वाइब्रेशन आल्सो, ठीक है। इस पूरे के पूरे टॉपिक में आप एक काम कीजिएगा, जहां पर भी बॉन्ड हो, केमिकल बॉन्ड मोनोएटॉमिक गैस में तो होगा ही, डायटोमिक गैस है, ट्राइएटोमिक गैस है, कोई भी पॉलीएटोमिक गैस, उसके बीच के केमिकल बॉन्ड को आप एक स्प्रिंग समझ लेना। अब मान लीजिए कि ये एक डायटोमिक गैस थी, जैसे नाइट्रोजन होती है, उसके दो नाइट्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसको मैं स्प्रिंग से रिप्लेस कर रहा हूं। जब तक आप इसको दबा या खींच नहीं रहे हो तब तक स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन जैसे आप सेपरेशन चेंज करोगे स्प्रिंग अपोजिट मैनर में फोर्स लगाएगा। अब अगर ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे सिस्टम को उठा के आपने फेंक दिया और वो मान लीजिए किसी दीवार से वो टकराता है, तो क्या इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। और गैस वाले केस में तो कॉलिजन लगातार ही हो रहे हैं, आपस में भी हो रहे हैं, दीवारों से भी हो रहे हैं कंटेनर की। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल डायटोमिक है, डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल होगा, उसके पास स्कोप है वाइब्रेशन शो करने का, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मोनोएटॉमिक गैस की। मोनोएटॉमिक गैस इसका मतलब कोई दूसरी चीज है ही नहीं, तो एक मॉलिक्यूल अपने आप वाइब्रेट नहीं कर सकता, उसके पास रिस्टोरिंग फोर्सेस नहीं है। तो इस वजह से मोनोएटॉमिक गैस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नहीं हो सकती, 0। तो अगर आप मोनोएटॉमिक गैस के किसी मॉलिक्यूल को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हो तो उसको वो केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन में ही आप एक्सप्रेस कर सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है। लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन वो तीनों एक्सेस में रख सकता था, इसलिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सारी की सारी ट्रांसलेशनल। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज गॉट 3 degrees of freedom and all translational, rotational भी 0, vibrational भी 0। हमारी डेफिनेशन क्या थी DOF की? DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फॉर्म्स इन विच द मॉलिक्यूल कैन possess its energy, its thermal kinetic energy, कितनी फॉर्म्स में वो बांट कर रख सकता है एनर्जी को, उसको बोलते थे डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो मोनोएटॉमिक के लिए कुल मिलाकर 3 आ रहा है। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? अब बात करते हैं डायटोमिक की। मान लीजिए डायटोमिक गैस है, यानी कि अब आपको इस पे कंसंट्रेट करना है। अब ये देखिए कि इस टाइप के मॉलिक्यूल जब इस कंटेनर में होंगे तो
इस सिस्टम के पास, इस मॉलिक्यूल के पास एक्स एक्सिस के अलोंग भी वेलोसिटी हो सकती है, वाई के अलोंग भी हो सकती है और जेड के हिसाब अलोंग भी हो सकती है। किसी भी डायरेक्शन में इट कैन हैव इट्स वेलोसिटी। तो जिस तरीके से एक मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन थी, इस तरीके से इसके पास भी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होंगी। इसको भी किसी ने भी एक्स, वाई या जेड डायरेक्शन में मूव करने से रोका नहीं है। ये पूरा का पूरा सिस्टम उठ के इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। तो इसके पास भी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही है, रोटेशनल कितनी और वाइब्रेशनल कितनी। अब ये बचा, अब इस मॉलिक्यूल को सोचो, इस मॉलिक्यूल को, क्या ये मॉलिक्यूल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और यहां पर है वो पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि आप गलत मत समझ लेना कि आपको समझ में आ गया है। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ऐसे, इसका सेंस देखो कैसे बनाया मैंने उसने। और क्या ये मॉलिक्यूल एक एक्सिस तो मैंने वहां पे ले लिया, अब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करेंगे। हमें किन्हीं भी 3 परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करनी है। क्या ये मॉलिक्यूल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोलो, इस केस में और इस केस में कर सकता है कि नहीं? शेयर करो जल्दी से। और कर सकने का मतलब है कि क्या काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आर आ गया था, आर जीरो था। अब इस केस की बात करोगे तो ये केस, यही वाला तो केस है, ऐसा ही एक और एटम और लग गया तो इसका भी अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, इसका भी अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। तो इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वजह से नहीं हो सकती। ये पॉइंट समझ में आया कि ये केस एक्चुअली यही वाला केस है? यस सर। यस सर। क्योंकि रेडियस बहुत कम है, ठीक है। लेकिन इस वाले केस को देखो, इस वाले केस में जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो डिस्टेंस होती है ना आर, ये सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी होती है, तो इसका रेडियस तो बहुत कम है, एक्चुअली तो पॉइंट मास है, मैंने बहुत बड़ा बना रखा है तो ये तो वास्तव में बहुत ही छोटा सा पॉइंट मास है, इसकी वजह से ये आर जीरो था। लेकिन ये जो स्प्रिंग मैंने बनाया है इसकी तो कुछ लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड को तो हमने ये नहीं बोला ना कि बॉन्ड लेंथ जो होगा वो पॉइंट साइज का या जीरो लेंथ का होगा, जिनको उसने बांध कर रखा हुआ है बॉन्ड में वो एटम्स पॉइंट साइज हैं, लेकिन इसकी अपनी तो कुछ लेंथ होगी, जैसे मैंने यहाँ पे 5 माइक्रोमीटर 6 माइक्रोमीटर लिया हुआ था, तो इस डायग्राम के हिसाब से जो अब डिस्टेंस होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो बॉन्ड लेंथ का हाफ हो जाएगी। तो इस बार इस तरह की रोटेशन में जब ये मॉलिक्यूल इस एक्सिस के बाद घूमने की कोशिश करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, लेकिन इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, इट विल बी देयर। बोलो, ये समझ में आया? सो अगर मैं इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोल देता हूं तो डायटोमिक मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं शो कर सकता, लेकिन डायटोमिक मॉलिक्यूल वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन शो कर सकता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ की वजह से इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन जीरो मिल पा रहा है। और बिल्कुल इसी वजह से अगर एक्सिस रोटेशन जेड एक्सिस हो तो ये क्या इस तरह से घूम सकता है, यूं घूम सकता है कि नहीं? बोलो, व्हाट आई वांट टू से कि ये जो मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है एंड एट द सेम टाइम इट कैन आल्सो हैव इट्स रोटेशन अलोंग द थर्ड एक्सिस। ये मॉलिक्यूल था, ये इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन शो कर सकता है। ये जेड एक्सिस है, ये तीसरा जो मैं बना रहा हूं यही मॉलिक्यूल है। तो 3 ओरिएंटेशंस में से एक ओरिएंटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो रहा है। मैं आपको एक चीज शो करता हूं, शेयर करता हूं, उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए।
देखो ये सेम मॉलिक्यूल है, ये 3 में से 2 एक्सेस के अराउंड रोटेशनल मोशन रख सकता है, लेकिन तीसरे एक्सेस के अराउंड अगर ये रखता भी है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 होने की वजह से उस मोशन का कुछ भी एनर्जी नहीं बन पाएगा। समझ आई बात? सो इस वजह से रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 3 हो सकती थी वो अभी 2 ही हैं। जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, जो तीसरा टाइप है, डायटोमिक के लिए ट्रांसलेशनल 3 हो गया, रोटेशन 2 हो गया। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरीके से डायरेक्टली कैलकुलेट करना, डायरेक्टली समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट इट इज नॉट दैट मच इजी। ठीक है, जैसे कि हमने ये कर लिया और ये कर लिया, तो डायरेक्ट इसको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है या नहीं है, और है तो कितनी है, ये आप अलग तरीके से निकालते हो। और वो तरीका ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसकी एटॉमिसिटी 3 है मान लीजिए, तो फिर उसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी टोटल मिलाकर वो 9 होंगी। अगर उसकी 2 है तो 6 होंगी, और अगर एटॉमिसिटी 1 है जैसे कि मोनोएटॉमिक तो 3 होंगी। मतलब फॉर अ मॉलिक्यूल हैविंग n नंबर ऑफ एटम्स, जो n नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है, उसका जो टोटल काउंट होगा ना डिग्री ऑफ फ्रीडम का, वो 3 into n होगा, टोटल इतना होगा। इसको आप याद रखेंगे 3n, इफ इट इज 3n, ठीक है, और उसमें से ट्रांसलेशनल 2 है, रोटेशनल 2, सॉरी ट्रांसलेशनल 3 है और रोटेशनल 2 है, और ये डायटोमिक था, सो 3 2 जा 6, 6 में से 5 यहां हो गई। इसका मतलब इसके पास एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होने का मतलब एक तरीके का ऑसिलेशन ये शो कर सकता है, एक तरीके का। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा ये। यस, इसको देखो, ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑसिलेशन शो कर रहा है अंदर ही अंदर। तो आपको ये तीनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या? अंतर महसूस हो रहा है? तो ये जो मैंने अभी शो किया था, इसमें वो मॉलिक्यूल 3 तरीके से ऑसिलेट कर पा रहा था, ठीक है, वाइब्रेट कर पा रहा था, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उस केस में। यहां पर हमारा मॉलिक्यूल कितने तरीके से ऑसिलेट कर सकता है, बस ये तो आगे पीछे कर सकता है। तो इसके पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, वाइब्रेशन वाली, वो हमने यहाँ पे रख दी। फिलहाल हम इसको समझ गए आसानी से, उस केस में भी समझ गए। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो फिर जो तरीका है वो ये, टोटल में से ट्रांसलेशनल और रोटेशन वाली माइनस करो। नाउ मान लीजिए आपके पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का मतलब होगा जिसमें 2 से भी ज्यादा एटम्स होंगे, पॉलीएटॉमिक। एग्जांपल बताना जरा किसी गैस का पॉलीएटॉमिक जो हो, बोलो जरा कोई एग्जांपल। CO2 हाँ, CO2 CO2, CO2 पॉलीएटॉमिक तो है ही, उसमें एक चीज और है, जरा ये बताओ कि इसमें और इसमें क्या फर्क है शेप वाइज? क्या ये मॉलिक्यूल लीनियर है?
जानते हैं ना, ये मॉलिक्यूल लीनियर है, एक लाइन में आएंगे तीनों एटम्स। इसकी जो शेप होगी वो होगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहां है, ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्डेड और ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्डेड, इस टाइप से। ठीक है, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है, इसकी जो शेप है वो लीनियर मॉलिक्यूल होती है। तो और ये वाला जो होगा ये पॉलीएटॉमिक है लेकिन नॉन लीनियर है। तो पॉलीएटॉमिक में दो केस बनते हैं। अगर मैं लीनियर पॉलीएटॉमिक की बात करता हूं तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास भी थी। अभी बताओ जब रोटेशन का नंबर आया तो रोटेशन में हमारे इस केस में, लीनियर वाले केस में, पॉलीएटॉमिक लीनियर में और डायएटॉमिक में कोई फर्क है क्या? फर्क बस इतना ही तो था कि यहाँ पर एक और होगा, लेकिन होगा तो इसी लाइन में ना, तो एक और जुड़ जाएगा, बस यही तो फर्क है। एक स्प्रिंग यहाँ पे और आप एज्यूम कर लोगे, लेकिन ये सिस्टम भी इस एक्सिस के अबाउट काइनेटिक एनर्जी नहीं रख सकता, इस एक्सिस के अबाउट भी रख सकता है, इस एक्सिस के अबाउट भी रख सकता है। तो इसमें भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएंगी। वाइब्रेशनल कितनी होंगी? तो 3n करो पहले, 3n कितना हो गया यहाँ पर? हम बात कर रहे हैं मान लीजिए एटॉमिसिटी n की, जनरल बात कर रहा हूं मैं n, तो 3n में से कितना माइनस कर दिया जाए? 5। ये एक्सप्रेशन समझ में आया? अगर हमसे पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशनल, तो हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पॉलीएटॉमिक है, मतलब कि 3 और 3 3 9। उन 9 में से 3 तो उसके पास है ट्रांसलेशनल, 2 है रोटेशनल, तो बची 4, या फिर सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो 3 3 9 -5। ठीक है, ये थी। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक तो हो लेकिन नॉन लीनियर हो और उसकी एटॉमिसिटी n ही हो, तो क्या होगा? जैसे NO2 वाला मॉलिक्यूल था, तो उसमें क्या है कि एक मान लीजिए ये एटम है, एक एटम यहां मिल जाएगा, कोई एक एटम मान लीजिए यहां मिल जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल वाली फिर से 3 होंगी। फर्क ये है कि इस बार ऐसा कोई एक्सिस नहीं है जिस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता हो, इसलिए इसके पास तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशन वाली हैं। ठीक है, और अगर इसके पास 3 ये और 3 ये आ गई तो जो वाइब्रेशनल बची वो कितनी बचेगी? तो टोटल कितनी थी? 3n, उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? 6। तो NO2 की जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी NO2 की, तो NO2 में देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स, तो 3 3 9 -6 3, तो NO2 के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी वाइब्रेशन वाली। कार्बन डाइऑक्साइड के पास ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएंगी वो 4 हो जाएंगी। यहां तक डाउट है किसी को? सर 4। So for polyatomic molecule which is non-linear, 3 translational, 3 rotational, क्योंकि इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट 0 नहीं है। और फिर जो बची हुई हैं वो वाइब्रेशनल, टोटल 3n थी, 3n में से 6 माइनस कर दिया। तो जरा बताइए अमोनिया, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी और कौन कौन सी कितनी होंगी? अमोनिया टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है अमोनिया की? एटॉमिसिटी उसकी 4 हो गई ना, NH3, तो टोटल हो गई 12। ट्रांसलेशनल तो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में वेलोसिटी रख सकता है, वाई में और जेड में। रोटेशनल भी 3 हो सकती है, तो 3 3 6 ये हो गया, 12 ये था, तो उसके पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशन। ओके, ये जितना भी डिस्कशन मैंने अभी तक किया है ये आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। सारे हर बार मैंने एग्जांपल रियल गैस का लिया जिससे कि आपको एटॉमिसिटी फील हो जाए, लेकिन अभी तक का ये सारा डिस्कशन ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है। अब सवाल है कि क्या रियल गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी इसी तरीके से कैलकुलेट होंगी या नहीं? तो अभी जो सवाल मैंने दिया था कि NH3 की कितनी होगी वाइब्रेशनल और उसका आंसर 6,
दिस इज कंडीशनली ट्रू, दिस इज कंडीशनली फॉल्स, इट इज कंडीशनली ट्रू। लेकिन अगर कोई बोल दे कि NH3 जैसी कोई आइडियल गैस है, NH3 का आइडियल एनालॉग है, या बोल दे कि कंसीडरिंग अमोनिया टू बी आइडियल गैस, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब आंसर हमारा सही है। ठीक है, सो जो क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है वो है रियल गैसेस के लिए इसमें क्या चेंज आएगा। ओके, रियल गैस में और आइडियल गैस में जो फंडामेंटल फर्क है इस कंटेक्स्ट में वो ये है कि यहां पर जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, टोटल एनर्जी उनमें बराबर बराबर बटी होती है। एक लॉ होता है, लिखो उसको, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। उसमें लिखिए, इट स्टेट्स दैट द टोटल थर्मल एनर्जी of a molecule is equally divided among all of its degrees of freedom, are equally divided among all of its degrees of freedom। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी भी हैं उनमें सब में बराबर बराबर बटेगी। जैसे सपोज कीजिए कि ये वाला केस होता है, मान लो ये वाला होता है मोनोएटॉमिक गैस। अगर आप मोनोएटॉमिक गैस को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हो और हमसे पूछा जाए कि बताओ इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, इस मॉलिक्यूल को आप आइडियल मान के चलो, आइडियल गैस का मोनोएटॉमिक वर्जन, टोटल एनर्जी इस मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस लॉ के हिसाब से सोच समझ के बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। बोलो। सर 10। 10 की 10, गुड। हेजिटेट मत किया करो, ऑब्वियस क्वेश्चन आंसर लगे तो भी बोल दिया करो। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बिल्कुल सही है। तनुषी, इन 10 में से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये 10 इक्वली डिवाइडेड होगा सारी के सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो जीरो है, इसका मतलब ये सारा का सारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही होगा, तो अगेन 10 आंसर है। ठीक है, इसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? जीरो। वाइब्रेशन कितना है? जीरो। और अगर पूछ लिया जाए कि इसकी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके कोरोस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी बनती है, तो इसके पास टोटल एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लॉ कहता है कि एनर्जी बराबर बटेगी। इसके पास है कितनी? टोटल 3 है, तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो उसको। सो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से की वजह से 10/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये रखता है। तो अगर आपको टोटल एनर्जी पता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो आप एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एनर्जी बता सकते हो, और अगर आपको हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एनर्जी पता हो तो फिर आप टोटल एनर्जी बता सकते हो। हमसे बोल दिया गया कि एक ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस है और उसकी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जरा बताओ कि उसके पास टोटल एनर्जी कितनी थी? ट्राइएटॉमिक है वो। कितना? 18। ठीक है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ की बस। ट्राइएटॉमिक तो लीनियर भी हो सकता है ना भैया, है ना? तो यहां पे 2 केस बनाने हैं हमें कि अगर वो ट्राइएटॉमिक लीनियर है, ठीक है, तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? ट्राइएटॉमिक लीनियर कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है?
3 2 और ये, यानी टोटल तो हमेशा ये रहता है ना। तो अगर वो लीनियर है तो कितनी है 9, और अगर वो नॉन लीनियर तो भी कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। तो आप यहां से निकालो यहां से निकालो, अल्टीमेटली 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो तुमने बोला था वही। लेकिन इस तरीके से सोचना जरूर, अगर रियल गैस हो, क्वेश्चन वो रियल गैस पे देगा। अगर मैं ट्राई एटॉमिक बोलकर और रियल गैस बोल देता तो अब फिर दो केसेस में आंसर अलग अलग भी आ सकता है, बल्कि आएगा फिर अलग अलग। फिलहाल ये 18 हो गया, ठीक है, करते हैं धीरे धीरे से। तो अभी मैं क्वेश्चन जो दे रहा था लास्ट, अभी फिलहाल के मतलब क्वेश्चंस में से ये बताइए कि अगर आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसको आपने कुल मिलाकर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है टोटल, यानी उसकी जो थर्मल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है वो 12 है। तो इसमें से बताओ कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब इस 12 को बांट, चलो बताओ जल्दी से। टोटल एनर्जी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर 2 2 2 2 2 2 ओ मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो पहले तो आप ये देखोगे कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी बनती है। तो अगर ये आपके पास डायटोमिक है तो 2 3 जा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितनी? तो डायटोमिक के पास होती है 3, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन वाली हैं। इसका मतलब 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी इस तरीके से बटी हुई है 3 तरीके के मोशंस में। समझ में आ गई ये बात? सो इक्विपार्टीशन लॉ जो है वो बताता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास बराबर एनर्जी होती है, या बराबर सभी टोटल एनर्जी बराबर बटी होती है सब में। ये वाला जो लॉ है इट इज एप्लीकेबल टू आइडियल गैस। अब अगर गैस रियल है तो डिविएशन शुरू हो जाता है, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता। मतलब तब आप इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, सही मायनों में नहीं कर सकते हो, ठीक है। या तो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि हमारी जो रियल गैस है वो आइडियल की तरह मानी जा सकती है, तब ये काम कर सकते हो। और अगर आप निकालते हो इस तरीके से तो वो जो आंसर है वो थोड़ा सा गलत है। अगर हम थ्योरी वाले वैल्यू को प्रैक्टिकली किसी तरीके से मेजर कर पाए हम कि आइडियल रियल गैस के पास कितनी ट्रांसलेशनल थी कितनी रोटेशनल थी, तो मिसमैच आएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये है कि ये लॉ इन एग्जैक्टनेस रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या इंपोज हो जाता है कि रियल गैसेस में ना ये सारी की सारी जो काइंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो इक्वली फेवरेबल नहीं है। मतलब यहां पे आइडियल गैस में मान लीजिए कि मैं केस ले रहा हूं, सबसे सही कौन सा बन जाएगा, ये वाला। जैसे मान लीजिए कि एक ट्राई एटॉमिक आइडियल गैस मेरे पास होगी, और इस ट्राई एटॉमिक गैस आइडियल गैस के पास कुल मिलाकर 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, और मैंने इसको मान लीजिए कुल मिलाकर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। तो हम जानते हैं कि इस 9 में से ट्रांसलेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 3 हो जाएगी, रोटेशनल भी 3 हो जाएगी, और जो वाइब्रेशनल है वो भी 3 हो जाएगी, और ये 3 फर्दर 1 1 1 में डिवाइडेड रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि जब आपने 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करनी शुरू की, तो इस मॉलिक्यूल ने बिना किसी भेदभाव के अपनी इस एनर्जी को हर तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बांटा। उसके लिए ये प्रिफर्ड नहीं है, ये कम प्रिफर्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रियल गैस में पाया जाता है कि जब आप उसको एनर्जी देते हो तो सबसे पहले जिस फॉर्म में वो अपनी एनर्जी को शो करता है वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है सबसे पहले। तो उसमें पाया हो सकता है कि आपने एक रियल गैस के एक मॉलिक्यूल को अगर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया
तो फिर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सामने आई ही नहीं, मतलब मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, ये 5 है और ये 4 है। हम बोलेंगे कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनएक्टिवेटेड है, वो एक्टिवेट ही नहीं हुई अभी तक, क्योंकि उस हिस्से में एनर्जी नहीं गई रियल गैस के केस में। सो रियल गैस के केस में वाइब्रेशनल मोड स्पेशल, जो वाइब्रेशनल मोशन है, वो अगर टेम्परेचर कम होता है, रूम टेम्परेचर या कम टेम्परेचर है, तो वहां पर वाइब्रेशन सिग्निफिकेंटली नहीं हो रहा होता। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि रूम टेम्परेचर पर एक आइडियल गैस, सॉरी रियल गैस है, तो आप उसकी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इग्नोर कर दोगे। You will say कि vibrational degrees of freedom are not activated, they are in inactive state। यानी मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है उसमें से अभी कुछ भी हिस्सा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में नहीं गया है, या सिग्निफिकेंट हिस्सा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा। ओके, ट्रांसलेशनल रोटेशन में भी फर्क होता है, जैसा मैंने आपको दिखाया, लेकिन इस फर्क को फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स यू विल इग्नोर। तो अगर इसी टेबल को हम अपडेट करें फॉर रियल गैसेस, तो रियल गैसेस जो मोनोएटॉमिक है उसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, ये 0, ये 0। डायटोमिक में ये 3 होगी, ये 2 होगी, यहां तक चेंज नहीं बोलना है। ठीक है, हालांकि इनके पास जो पर यूनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी है वो ज्यादा है, इनके पास थोड़ी सी कम है, बट ये वाला फर्क आपको न्यूमेरिकल्स में कभी यूज करने को नहीं कहा जाएगा। ये जो तीसरा केस है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वाइब्रेशन वाली। रियल गैस में आप यहां पर 2 केस बना दोगे कि ये 0 होगा, यानी कि वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है ही नहीं होने का मतलब यहां पर है एक्टिव नहीं। जब वो एक्टिव ही नहीं है तो फिर आप उसको काउंट नहीं करते, और यहां लिख दोगे एट लो टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर लो है तो फिर इसको कंसीडरेशन में नहीं लेना, और अगर टेम्परेचर हाई है तो फिर इसको कंसीडरेशन में ले लेना। अब ये हाई और लो डिसाइड कैसे होगा, तो ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग पाया जाता है। किसी गैस के लिए पाया जाता है कि उसकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 400 केल्विन पर एक्टिवेट हो गई, किसी के लिए 600 डिग्री पर एक्टिवेट हो गई। तो ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा। तो अगर कभी ये यूज करवाना होगा क्वेश्चन को तो ये डेटा दिया जाएगा, नहीं तो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे सिर्फ लो और हाई। अगर वो लो बोल रहा है इसका मतलब वो चाह रहा है कि आप वाइब्रेशनल को इग्नोर कर दो, हाई बोल रहा है इसका मतलब आप उसको एक्सेप्ट करो। समझ में आई बात है? जैसे ये वाला केस देखते हैं, ये वाला जो केस है लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है लीनियर मोनोएटॉमिक, तो उसमें हम जानते हैं कि ट्रांसलेशनल 3 होंगी, रोटेशनल 2 होंगी, और जो ये वैल्यू थी, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई थी कार्बन डाइऑक्साइड में, टोटल 3 3 जा 9, 9 में से 5 ये हो गई तो 4 बची। तो जब लो टेम्परेचर होगा तब आप कहोगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इफेक्टिवली जो एक्टिवेटेड है, आप बोलोगे 5। ठीक है, तो मान लीजिए 300 केल्विन पे कहा गया, तो आपने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिवेटेड 5 है। ठीक, 400 केल्विन पर मान लीजिए बात हो रही है, तो ये जो 4 है ना, ये ऑल ऑफ अ सडन एक्टिवेट नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि या तो सारी ही इनएक्टिवेटेड रहेंगी या तो एक्टिवेट एक साथ होंगी सारी, ऐसा भी नहीं होता है। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब 4 अलग अलग तरीके के वाइब्रेशंस हैं, उनमें से कोई एक वाइब्रेशन हो सकता है पहले स्टार्ट हो चुका हो, कोई और ज्यादा टेम्परेचर पर होगा, कोई उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पर होगा। तो जो लो टेम्परेचर रहेगा रूम टेम्परेचर तक भी आप मानोगे कि कोई भी वाइब्रेशनल मोड स्टार्ट नहीं हुआ। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा तो यू कैन से कि अब जो है ये 5+1 हो गया है, क्योंकि इन 4 में से एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिवेट हो गई है। टेम्परेचर और बढ़ गया सपोज करो, तो हो सकता है उस गैस के लिए हमें पता लगे कि एक और बढ़ गई, तो और हाई टेम्परेचर सपोज करो 1100 केल्विन हो गया, तब जाके हम कह पा रहे हैं कि अब ये 5+4 हो चुका है। तो रियल गैसेस के लिए जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं वो हमेशा हर टेम्परेचर पर एक्टिवेटेड नहीं होती, टेम्परेचर की एक मिनिमम वैल्यू चाहिए, और साथ साथ सारी की सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन वाली वो एक साथ भी नहीं होती है, सबको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है एक्टिवेट हो जाने के लिए। एक्टिवेट होने का मतलब है कि उसके हिस्से में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाए।
लेकिन अगर वो एनर्जी आ भी गई है फिर भी वो इक्वली डिवाइडेड नहीं होती है एज पर द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भले ही वो एक्टिवेटेड ही क्यों ना हो, उसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू द एनर्जी विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये जो हमने पहले पढ़ा था, दिस वाज द आइडियलिस्टिक बिहेवियर, जब हमारा सिस्टम भेदभाव नहीं कर रहा है इन बिटवीन द काइंड्स ऑफ मोशन। लेकिन रियल गैसेस जो होती हैं वो बायस्ड होती हैं मोशन के हिसाब से, मोशन के टर्म्स में। इट प्रमोट्स काइनेटिक ट्रांसलेशनल मोशन मींस मोर देन अदर्स। सेकंड नंबर पर आ जाता है रोटेशनल, और सबसे लीस्ट प्रेफरेंस में रहेगा वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशनल के हिस्से में पड़ने वाली जो एनर्जी है टोटल का हिस्सा वो छोटा रहेगा बाकी दोनों के मुकाबले। ओके, इन दोनों का फर्क आप इग्नोर कर दोगे, हालांकि होता है लेकिन कम होता है। इसको आप टेम्परेचर की वैल्यू पे ध्यान रखोगे, वो टेम्परेचर क्या देना चाह रहा है। कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन कीजिए करके दिखाइए। 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी है आपने ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल को, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक बार आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को दी थी ट्राइएटॉमिक और नॉन लीनियर, और एक बार आपने रियल गैस को दी। तो दोनों केसेस में किस किस तरह की एनर्जी कितनी होगी ये बताना है, और आप जो टेम्परेचर है वो लो मान के चलो। तो रियल केस में क्या होगा और आइडियल के केस में क्या होगा, ठीक है। ट्रांसलेशनल कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल कितनी होगी, वाइब्रेशनल कितनी होगी आइडियल के केस में और रियल गैस के केस में। लो टेम्परेचर मान के चलना, ठीक है। सो आइडियल गैस और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, तो 3 3 9, 9 में से 3 यहां है, 3 यहां है और 3 ही यहां है, ठीक है। तो इक्वली डिवाइड हो जाएगी, तो 9 से डिवाइड करो इसको, यानी कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जैसा हमने कुछ देर पहले किया ही था। ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर यही 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप रियल गैस को दे देते तो उसकी लो टेम्परेचर होने की वजह से ये वाली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी ये इनएक्टिवेटेड है, यानी अभी उसकी ये 3 और ये 3 इफेक्टिवली 6 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो फिर इसमें बराबर बराबर बांट दो, और दो फर्क होता है लेकिन मैंने बोला कि इसको इग्नोर करो। सो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू मिल रही है। सो 3 3 9 यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 3 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आ गया। लो टेम्परेचर है तो इसलिए आप इसका एज्यूम करके चलो कि ये 0। क्लियर है?